हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स, स्पेसिफिकली फॉर पेपर कोड COQP 11 CUET PG 2025 के लिए। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगी जो DULLB, BHULLB, टिस या फिर किसी और कॉलेज या कोर्स के लिए अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। करंट अफेयर्स को हम इन 10 टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, रैंकिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस। डिफेंस में हम बेसिकली जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं और कुछ डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, उन सभी को कवर करेंगे। पर्सनैलिटीज़ में जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में, जैसे किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, या किसी की डेथ हुई है, किसी की कोई नई बुक पब्लिश हुई है, ये बेसिकली जो भी व्यक्ति न्यूज़ में है उसको हम कवर करेंगे। इसके बाद ट्रेड अवेयरनेस एंड लीगल अवेयरनेस को भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं हम नेशनल न्यूज़ से। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड 23rd लॉ कमीशन। अब जैसे कि आपको पता है, इंडिया के अंदर समय समय पर लॉ के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए उसको सजेस्ट करने के लिए लॉ कमीशन बनाए जाते हैं। तो 22nd लॉ कमीशन का काम पूरा हो चुका है, तो अब 23rd लॉ कमीशन जो है उसको बना दिया गया है। द 23rd लॉ कमीशन हैज़ बीन फॉर्म्ड विद द फुल टाइम चेयरपर्सन। इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे एंड कुछ मेंबर्स होंगे रिप्लेसिंग द आउटगोइंग 22nd कमीशन। अब कौन-कौन से मेंबर्स होंगे इसमें, तो 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, इसके अलावा एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरीज़ होंगे और 5 पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं, अप टू 5 इतने मेंबर्स हो सकते हैं। अभी देखो, जैसे-जैसे 23rd लॉ कमीशन अपना काम करेगी, रिकमेंडेशन देंगी, तो इससे रिलेटेड और न्यूज़ आ सकती हैं, तो उसको हम आने वाले मंथ्स में कवर करेंगे। अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म डेवलप्ड कंट्री फर्स्ट एवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका नाम क्या है, देखो अपना देश पीपल चॉइस 2024। और इसका मेन काम यह है कि जो आइडेंटिफाई करे टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इंडिया अक्रॉस 5 कैटेगरीज। इन 5 कैटेगरीज के अंदर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना इसका काम है। कौन कौन से 5 कैटेगरीज हैं, स्पिरिचुअल, कल्चरल, हेरिटेज, नेचर, वाइल्ड लाइफ एंड एडवेंचर। ये 5 कैटेगरीज के अंदर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। दिस इनिशिएटिव एम टू एनहांस टूरिज्म बाय प्रमोटिंग कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड एक्सप्लोरिंग हिडन जेम्स विद टॉप अट्रैक्शंस। अब देखो, इस तरह की जो न्यूज़ होती है ना, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मोटिव ये है कि आपको वो पर्टिकुलर न्यूज़ जो है याद रहे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली इतना क्वेश्चन आएगा कि जो देखो अपना देश पीपल चॉइस 2024 ये किससे रिलेटेड है, या फिर इससे कोई रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और बोलेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है किस स्कीम से रिलेटेड। जैसे बोलेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उन्होंने फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है डेवलप किया, उसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन आपके सिंपल आएंगे, लेकिन मैं कुछ डिटेल्स एक्स्ट्रा यहाँ पे कवर करता हूँ ताकि आपके माइंड में उससे रिलेटेड डिटेल्स याद रहें, ताकि क्वेश्चन जब आपका एग्जाम में आए तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सको। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया एआई लॉन्च्ड इनोवेशन चैलेंजेस टू डेवलप इम्पैक्टफुल एआई सॉल्यूशन। इंडिया एआई क्या है, तो इंडिया एआई बेसिकली एक कंपनी है, या कह सकते हो एक डिपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन इसको बोलते हैं। और ये आता है आपका डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज टू फॉस्टर एआई सॉल्यूशन इन क्रिटिकल सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। बेसिकली कोई भी अगर सॉल्यूशन बनाना चाहता है एआई को इंक्लूड करके इन सारे सेक्टर्स में, हेल्थ केयर, गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, तो उनको इनोवेशन को फोस्टर करने के लिए ये जो है डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है आपका, टूरिज्म मिनिस्ट्री लॉन्च प्रयत्न मित्र या प्रयत्न दीदी ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे। टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका मेन क्या काम क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च्ड अ नेशन वाइड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव प्रयत्न मित्र एंड प्रयत्न दीदी एम्ड एट एनहांसिंग द टूरिस्ट एक्सपीरियंस अक्रॉस इंडियाज मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशंस। यानी कि इंडिया के अंदर जो भी ऐसी डेस्टिनेशन है, जो भी ऐसी प्लेसेस हैं जिस पे सबसे ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ पे जो टूरिस्ट टूरिस्ट का एक्सपीरियंस है उसको एनहांस करने के लिए इसको बनाया गया है। एम्स टू एनहांस द ओवरऑल टूरिस्ट experience by connecting visitor with the tourist friendly locals who have served who serve as proud ambassador and storytellers of their destinations। बेसिक आप समझो कि जब भी आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाओगे तो वहाँ पे कुछ गाइड्स होते हैं जिनको उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। तो उसी को एनहांस करने के लिए कि ऐसे जो लोग, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाए
उनको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका वन नेशन वन इलेक्शन क्लियर्ड बाय यूनियन कैबिनेट, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसको यूनियन कैबिनेट ने क्लियर दे दिया है। इसको अब आगे के लिए प्रोसीड किया जाएगा। द यूनियन कैबिनेट हैज़ क्लियर्ड द प्रपोजल टू होल्ड साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया एज रिकमेंडेड बाय हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन जो कॉन्सेप्ट है इसको कैसे अडॉप्ट किया जा रहा है। तो एक कमेटी बनाई गई थी, हाई लेवल कमेटी, और कमेटी के प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे, हमारे जो लास्ट प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद कोविंद उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। और उसके बेसिस पे वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसको इम्प्लीमेंट किए जाने की कोशिश की जा रही है। साइमल्टेनियस पोल विल बी हेल्ड इन टू फेजेस, ये जो इलेक्शन है वो दो फेजेस में करवाए जाएंगे। जो फर्स्ट फेज होगा उसमें कौन कौन से इलेक्शन होंगे, तो उसमें लोकसभा के इलेक्शन होंगे और जो असेंबली के इलेक्शन होंगे वो कंडक्ट किए जाएंगे। और उसके बाद जो सेकंड फेज होगा उसमें जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडीज़ का मतलब क्या है, अगर आप शहरी क्षेत्रों में रहते हो तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होते हैं, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो तो जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं वो आपके लोकल बॉडी इलेक्शंस बोले जाते हैं। तो पहले फर्स्ट फेज में आपके लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे, और जो सेकंड फेज होगा उसके अंदर आपके लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, और जो सेकंड फेज होगा वो फर्स्ट फेज के 100 डेज के अंदर करवाया जाएगा। द कोविंद कमेटी हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन मार्च। जो कोविंद कमेटी है इन्होंने मार्च के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट की थी, शॉर्टली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2024, यानी कि जो लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे, होने वाले थे, उससे कुछ समय पहले मार्च में ये रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी गई थी, और अब इसको यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल मिल गई है। अब देखो ये सेम पीडीएफ जो आप देखोगे इसको आप हिंदी में अगर रीड करना चाहते हो हिंदी में भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम आपको जाओगे तो इसको हिंदी में भी आप रीड कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये अवेलेबल है। अभी मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश में पीडीएफ आप ही रखूँ और हिंदी में मैं बोल सकूँ, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स आराम से समझ सकें इसको। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू साइन एंड रेटिफाई द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन BBNJ एग्रीमेंट। अब ये BBNJ एग्रीमेंट है क्या? ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इंटरनेशनल ट्रीटी का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं जिस पे पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेशन करना होता है। तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ लॉज़ बनाए जाते हैं जो सारे कंट्रीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन किसी भी लॉ को हम उस कंट्री के विल के अगेंस्ट हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि हम कोई इंटरनेशनल लॉ बनाएँ और किसी कंट्री को, मान लो इंडिया को, हम बोलें कि आपको ये लॉ इम्प्लीमेंट करना ही करना है, ऐसा नहीं हो सकता। हर कंट्री उसको स्वेच्छा से स्वीकार करना होना होना होता है। बेसिकली क्या है कि कोई लॉ बना, अगर उसको इंडिया स्वीकार करेगी तभी वो इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। तो उसको बोलते हैं हम रेटिफ़ाई करना। ठीक है? तो इंडिया ने क्या किया है, डिसाइड किया है कि इसको हम साइन करेंगे और रेटिफ़ाई करेंगे। साइन और रेटिफ़ाई का मतलब क्या होता है कि जब वो एग्रीमेंट बन रहा है तो वहाँ पे हम इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो उस पे साइन करेंगे। लेकिन उसी टाइम से वो एप्लीकेबल नहीं होगा इंडिया पे। एप्लीकेबल होने के लिए उसको हमें रेटिफ़ाई करना पड़ता है। रेटिफ़ाई का मतलब क्या है? पार्लियामेंट से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं रेटिफ़िकेशन। तो इंडिया ने साइन भी कर लिया और रेटिफ़ाई भी कर दिया है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट BBNJ को। ये क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सीज़, यूएन क्लॉज़ जो आपका लॉ है उसके अंडर ये कन्वेंशन है। एम्स टू प्रोटेक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी इन द हाई सीज थ्रू द इंटरनेशनल कॉपरेशन। कहने का मतलब क्या है कि जो हाई सीज होती हैं, हाई सीज का मतलब ये समझ लो कि जो किसी भी कंट्री की जुरिस्डिक्शन है उसके बाहर का जितना सी एरिया है उसके अंदर जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ काम करेगा, ऑल्सो नोन एज द हाई सी ट्रीटी। इसको हाई सी ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। द BBNJ एग्रीमेंट इंश्योर दैट नो कंट्री कैन क्लेम सॉवरन राइट्स ओवर द मरीन रिसोर्सेज इन द हाई सीज, यानी कि हाई सीज के अंदर जितने भी मरीन रिसोर्सेज हैं उस पर किसी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं होगा। ये ट्रीटी एक तरह से इंश्योर करती है। एरिया ओपन टू ऑल फॉर एक्टिविटीज सच एज नेविगेशन, ओवरफ्लाइट एंड लेइंग सबमरीन केबल्स एंड पाइपलाइंस। ये सारी जो हाई सीज का एरिया होता है वो सबके लिए ओपन है, और कोई भी कंट्री वहाँ पे जो बेसिक काम है कर सकती है। कौन कौन से बेसिक काम? जैसे नेविगेशन का काम है, सबमरीन केबल्स आपको बिछानी है, पाइपलाइन आपको लगानी है, ये सारे काम सभी कंट्रीज वहाँ पे कर पाएंगी बिना किसी कंट्री के रोक टोक के। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज विल ऑब्जर्व द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BBNJ एग्रीमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर किस मिनिस्ट्री के अंदर ये
एग्रीमेंट आएगा तो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर। हालाँकि इतनी डिटेल में क्वेश्चन पूछने के चांसेस आपके कम हैं। नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया 2024 इन ग्रेटर नोएडा। अब ये सेमिकॉन इंडिया है क्या? सेमिकॉन इंडिया ये बेसिकली एक इंडिया एक्सपो मार्ट है इन द ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये करवाया जा रहा है। अब आपने काफ़ी टाइम से न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया के अंदर जो सेमीकंडक्टर्स हैं, उनकी प्रोडक्शन बहुत ही कम होती है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे आपका लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, इसके अलावा आपके कार्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं और भी बहुत सारे जो आपके गैजेट्स होते हैं, उन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होती हैं और उन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेस होता है, वो सेमीकंडक्टर होता है। तो सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए इंडिया काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहा है। उसी के अंदर ये एक स्टेप्स है। थीम जो है इसका है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इसके अंदर क्या है, 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें होगा शोकेस इंडियाज़ सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी व्हिच एनविजन मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर, यानी कि इंडिया को किस तरह से हम हब बनाएँगे सेमीकंडक्टर्स का, इसकी जो पॉलिसी है वो इसके अंदर इस अ, जो आपका एक्सपो हो रहा है इसके अंदर बताया जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 बिगिन फ्रॉम सितंबर 17। ये स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा चलाया जा रहा है और उसका इनॉग्रेशन जो है एक तरह से स्टार्ट जो है वो 17 सितंबर से कर दिया गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 विल बी सेलिब्रेटेड फॉर 17 सितंबर टू 2 अक्टूबर अक्रॉस कंट्री। सभी पूरी कंट्री के अंदर ऑब्जर्व किया जाएगा और बेसिकली जो मिनिस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो ज़्यादा इसमें एक्टिव पार्ट लेंगी। इसका थीम क्या होगा? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये इसकी थीम है। थीम वगैरह नोट कर लिया करो, थीम चांसेस होते हैं कि थीम से क्वेश्चन आ सकता है। स्वच्छ भारत मिशन जो है उसकी 10th एनिवर्सरी इस साल हम मना रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में इसको हम स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ही इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। द गवर्नमेंट विल ट्रांसफॉर्म 2 लाख क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स एज अ पार्ट ऑफ दिस ईयर कैंपेन। क्या किया जाएगा इसमें? 2 लाख क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स जो है इसमें बनाए जाएंगे। सफाई मित्र सुरक्षा कैंप्स विल बी ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विसेज फॉर द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर जो होते हैं उनके बेसिकली उनकी एक ये एक सिंगल विंडो सर्विस जो है वो स्टार्ट की जाएगी। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन तो आपको बताइए 2 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट किया गया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन टू एलिमिनेट ओपन डिफेक्शन, यानी कि खुले में शौच करना, इसको हटाना, इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो नालों की सफाई हाथ से की जाती है उसको हटाना। इसके अलावा प्रमोट साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको साइंटिफिक तरीके से हम प्रमोट करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आने की चांसेस कम है। स्वच्छता ही सेवा अभियान ये आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है, तो हमारा स्वच्छ भारत मिशन जो उसके 10 ईयर कंप्लीट हो रहा है उसके बेसिस पे हम इसको मनाना चाह रहे हैं। और ये जो है बेसिकली इसका थीम क्या है? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये याद रख लो, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका पोर्ट ब्लेयर रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर जो है, जो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, उसका नेम चेंज करके श्री विजयपुरम जो है रख दिया गया है। इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ पीएम मोदी टू फ्री द नेशन फ्रॉम द कॉलोनियल इम्प्रिंट, यानी कि जो कॉलोनियल मानसिकता थी उसके बेसिस पे जो नाम रखा गया था उसको धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो उसी के क्रम में जो पोर्ट ब्लेयर है उसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम रख दिया गया है। श्री विजयपुरम सिंबलाइज द विक्ट्री अचीव्ड इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन यूनिक रोल इन द सेम। ज़्यादा कुछ डिटेल इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, बस नाम याद रखना है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल न्यूज़ में। अब देखो इंटरनेशनल न्यूज़ में हम कुछ ही न्यूज़ कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ न्यूज़ जो आपकी बाकी हेडिंग के अंदर कवर होंगी, ठीक है, जैसे आपका ट्रेड अवेयरनेस हो गया या कुछ और हेडिंग्स जो हैं अवार्ड्स वगैरह उसके अंदर कवर कर ली जाएंगी। बाकी कुछ जो बच जाती है इंटरनेशनल के अंदर उसको हम इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट है इसमें रिमोट विलेज इन ईरान रिकॉर्डेड हाईएस्ट टेम्परेचर एट 82.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ईरान के अंदर अब तक का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है? एक विलेज है ईरान के अंदर, उसके अंदर 82.2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है। हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इंक्रीज द रिस्क ऑफ हीट स्ट्रोक एंड अदर हेल्थ इशूज। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड टू कंफर्म द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड रिपोर्टेड एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि अब देखो इन्होंने क्लेम तो किया है कि यहाँ पे इतना टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी होनी बाकी है। दिस डेटा वो रिकॉर्डेड बाय द वेदर स्टेशन नियर द
ड्रेस्टन एयरपोर्ट, जो भी ये शायद इसमें मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो इस एयरपोर्ट के नियर इसको रिकॉर्ड किया गया है। पैलेस्टीन सिक्योर सीट एट 79th यूएन जनरल असेंबली, यानी कि 79th यूएन जनरल की जो असेंबली हुई है उसके अंदर पैलेस्टीन को भी एक सीट दी गई है। पैलेस्टीन थ्रू द दो द नॉट अ फुल यूएन मेंबर, हालांकि पैलेस्टीन जो है एक फुल यूएन मेंबर नहीं है, लेकिन जो 79th जनरल असेंबली की मीटिंग हुई है उसके अंदर उनको सीट मिली थी। वॉज सीटेड अमंग द मेंबर्स स्टेट इन द 79 यूएनजीए सेशन, द डिसीजन सपोर्टेड बाय अ May 10 रेजोल्यूशन पास्ड विद 143 वोट्स। यानी कि इसके लिए एक वोटिंग करवाई गई थी कि पैलेस्टीन को यहाँ पे बैठने का मौका मिले या ना मिले, तो उसके लिए 143 कंट्रीज़ ने इसका सपोर्ट किया था। इसराइल ने अपोज़ किया था। इसके अलावा स्टेटिंग यूएन प्रिविलेजेस आर रिजर्व फॉर द सॉवरन स्टेट्स, इसराइल का कहना ये था कि जो यूएन के प्रिविलेजेस हैं ये सिर्फ सॉवरन स्टेट्स के लिए होने चाहिए, और पैलेस्टीन जो है एक सॉवरन स्टेट नहीं है। यूएनजीए डिबेट विल फोकस ऑन पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, जॉर्डन बिकम फर्स्ट लेप्रोसी फ्री नेशन, यानी कि जॉर्डन जो है पहला कंट्री बन गया है जहाँ पे लेप्रोसी फ्री नेशन, यानी कि वहाँ पे लेप्रोसी के सारे केसेस जो है खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है, WHO डिक्लेयर्ड जॉर्डन एज द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी, मेकिंग अ मेजर पब्लिक हेल्थ माइलस्टोन। जॉर्डन हैज़ नॉट रिपोर्टेड एनी लोकल केसेस फॉर ओवर 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल से जॉर्डन के अंदर कोई भी लेप्रोसी का केस नहीं आया है, इसलिए उनको लेप्रोसी फ्री नेशन का टैग दे दिया गया है। लीडिंग टू दिस डिक्लेरेशन आफ्टर एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट। इसके अलावा जो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर हैं ये काफ़ी न्यूज़ में बने रहते हैं, तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर टेड्रोस। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स से आपके क्वेश्चन काफ़ी आने के चांसेस होते हैं, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। फर्स्ट है आपका 2024 पेरिस पैरालंपिक्स, इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको हम कवर करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट नंबर पे चाइना रहा है, आपके सेकंड नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन, और इंडिया यहाँ पे 18th नंबर पे रहा है। मेडल्स कितने हैं इंडिया के पास, तो टोटल इंडिया के पास 29 मेडल्स हैं। 7 उसमें से आपके गोल्ड मेडल हैं, 9 आपके सिल्वर मेडल है और 13 आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जैसे गोल्ड मेडल किन किन किसको मिला है, जो ज़्यादा न्यूज़ में है वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कितने गोल्ड मेडल्स वगैरह कितने मिले हैं। इसके अलावा जो लास्ट आपका पैरालंपिक हुआ था टोक्यो के अंदर, उसके अंदर हमने 5 गोल्ड जीते थे और इस बार हमने 7 गोल्ड जीते हैं। टोटल ओवरऑल हमारी 18th पोजीशन रही है, और चाइना की 94 गोल्ड के साथ फर्स्ट पोजीशन रही है, और इनके टोटल मेडल जो है 220 हैं। अब देखो जितने गोल्ड मेडल इंडिया को मिले हैं उन सब के नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। आपने लेखरा शूटिंग के अंदर इनको गोल्ड मिला है। इसके अलावा नीतीश कुमार बैडमिंटन के अंदर, सुमित अंतिल एथलेटिक्स, धर्मवीर एथलेटिक्स, हरविंदर सिंह आर्चरी, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स, नवदीप सिंह एथलेटिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको याद रखनी है, डिटेल्स। पहली, हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल कंट्रीज फ्लैग वेरियर इन क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरालंपिक गेम्स, यानी कि जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है उसके अंदर जो इंडिया का फ्लैग था वो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ने एक तरह से फ्लैग बेयरर ये दोनों बने थे। हरविंदर सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो है फर्स्ट इंडियन आर्चर हैं टू विन गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक्स, यानी कि फर्स्ट आर्चर हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला है। प्रीति वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट द वुमेन्स 100 मीटर एंड 200 मीटर रेसेस इन द T35 कैटेगरी इन पेरिस 2025, यानी कि जो बेसिकली जो ट्रैक मेडल होता है वो इंडिया को पहली बार मिला है। सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू एथलीट टू विन अ ट्रैक मेडल एट द पैरालंपिक्स। ट्रैक मेडल का मतलब है क्या है, जो रेस वाली जितनी स्पोर्ट्स होते हैं वो ट्रैक के अंदर आते हैं आपके। इसके अलावा सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री श्री यादव वर इंडियाज फ्लैग बेरर फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द पैरालंपिक्स 2024। ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव ने जो फ्लैग था वो आगे लेके चले थे। नेक्स्ट है आपका दुलीप ट्रॉफी। ये क्या है, इंडियाज एज लीड सर्च विद इंडिया सी क्लिंच ट्रॉफी। इसका मतलब क्या है, बेसिक है आपका इंडिया ए जो है वो जीत चुकी है इंडिया सी को हरा के। इंडिया ए ट्राइम्फ ओवर इंडिया सी बाय 132 रन टू सिक्योर डुलीप ट्रॉफी एट अनंतपुर। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, बस ये याद रखना डुलीप ट्रॉफी किसने जीती, इंडिया ए ने। किसको हरा के, इंडिया सी को हरा के। इंडिया ए की कैप्टन जो है वो मयंक अग्रवाल है। दुलीप ट्रॉफी क्या है, एक डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट कॉम्पिटिशन जो इंडिया में खेला जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल लॉन्चेस वुमेन अंडर 19
टी20 एशिया कप, यानी कि अभी तक जो एशिया कप होता था टी20 के अंदर अंडर 19 वो सिर्फ मेल्स के लिए होता था, लेकिन अब वुमेन्स के लिए भी अंडर 19 टी20 एशिया कप जो है वो करवाया जाएगा। द टूर्नामेंट विल टेक प्लेस वाइनमली, इसका मतलब कि हर 2 साल में एक बार करवाया जाएगा, सर्विंग अ प्रिकर्सर टू ईच एडिशन ऑफ द आईसीसी वुमेन अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप, यानी कि जब भी अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप होगा उसके पहले इसको करवाया जाएगा। द मैन अंडर 19 एशिया कप हैड इज फर्स्ट एडिशन बैक इन 1989, जो मेल वाला था वो 1989 से करवाया जा रहा है। और इंडिया रिमेन मोस्ट सक्सेसफुल नेशन इन दिस टूर्नामेंट विद 8 टाइटल्स, इंडिया 8 बार इसको जीत चुका है। और एसीसी के प्रेसिडेंट क्या कौन है? जय शाह। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो आपके जय शाह हैं। नेक्स्ट है आपका आईसीसी अनाउंस इक्वल प्राइज मनी फॉर मैन एंड वुमेन इन वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के जो विनर्स होंगे उनको इक्वल प्राइज मनी दी जाएगी, चाहे वो मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो। बस इतना आपको ध्यान रखना है। प्राइज मनी कितना है वो इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका आर्यन सवालेंका एंड जेनिक सिनर सिक्योर फर्स्ट यूएस ओपन टाइटल। इन दोनों ने जो यूएस ओपन टाइटल है इसको जीत लिया। अब देखो, टेनिस के अंदर जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट तब हो जाते हैं जब किसी इंडियन ने वहाँ पे कोई अ, टाइटल जीता हो। हालाँकि अभी किसी इंडियन ने नहीं जीता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि बेलारूस की आर्यन सेवेलेंका, इन्होंने फर्स्ट यूएस ओपन अपना जीता है, और इन्होंने हराया अमेरिकन की जेसिका पेगुला को। इसके अलावा इटालियन जेनिक सिनर ने हराया है अमेरिका के टेलर फिट्स को, और इन्होंने भी अपना जो यूएस ओपन है वो जीत लिया, और ये फर्स्ट इटालियन मैन बने हैं यूएस ओपन जीतने वाले। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विन मेडन डूरंड कप टाइटल। ठीक है, ये डूरंड कप क्या है? एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, और उसको जीत लिया है आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। इतना ही आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इनमें जाने की जरूरत आपको नहीं है। सीरिया विंस द फोर्थ इंटर कॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट। ठीक है, सीरिया ने जीत लिया है फोर्थ इंटर कॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि सीरिया ने कैस कप जीता है, इंडिया को हरा के जीता है ये, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑर्गेनाइज द फोर्थ इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप फ्रॉम 3rd to 9th September इन हैदराबाद तेलंगाना। और ये इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है इसने रिप्लेस किया है नेहरू कप को। कौन कौन सी टीम्स थी इसमें? हालांकि इसमें इन जनरल 4 टीम्स होती हैं, लेकिन इस बार 3 टीम थी, इंडिया, सीरिया और मॉरिशस। नेक्स्ट है आपका रोनाल्डो बिकम फर्स्ट प्लेयर टू रीच 900 करियर गोल्स। रोनाल्डो जो है फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिनके 900 करियर के गोल्स हो चुके हैं, और ये सबसे, इसके अलावा ये फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने 800 गोल भी कवर कंप्लीट किए थे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंडिया क्लिंच फिफ्थ एशियन चैंपियन ट्रॉफी टाइटल। ये हॉकी से रिलेटेड है। इंडिया ने जो फिफ्थ एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल है उसको जीत लिया है। और किसने? डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया विड होस्ट चाइना इन द फाइनल ऑफ द 2024 एशियन चैंपियनशिप। चाइना को हरा के हमने ये जीता है। इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है विथ्य रामराज ब्रेक्स पीटी उषा 3 डिकेड ओल्ड 400 मीटर हर्डल रिकॉर्ड। जो पीटी उषा का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया इन्होंने, और इनका जो टाइमिंग थी वो थी 56.23 सेकेंड्स, और जो पीटी ऊषा की टाइमिंग थी वो थी 56.80 सेकेंड्स इन 1985। तो पीटी ऊषा का जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने तोड़ दिया है। इंडिया क्लिंच हिस्टोरिक डबल गोल्ड मेडल्स की यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। मेडल्स इन 45th चेस्ट ओलंपियाड, यानी कि ये न्यूज़ में था काफ़ी, आपको पता होगा कि जो चेस ओलंपियाड हुआ है उसके अंदर दोनों गोल्ड मेडल जो हैं वो हमने जीत लिए हैं। जो ओपन कैटेगरी थी उसके अंदर भी, और जो फीमेल कैटेगरी थी उसके अंदर भी। द इंडियन कंटिजेंट सिक्योर डबल गोल्ड मेडल्स इन बोथ ओपन एंड वुमेन कैटेगरीज इन 45th चेस ओलंपियाड इन बुदापेस्ट हंगरी। और हमने हराया कितना किसको है? मेंस टीम ने हराया स्लोवेनिया को, और जो वुमेन्स टीम है इन्होंने हराया अजरबैजान को। नेक्स्ट है आपका संग्राम सिंह बिकम फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू विन एमएम फाइट एट गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप। जो संग्राम सिंह है वो फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने एमएमए फाइट के अंदर एक मेल रेसलर को हराया है। एमएमए का मतलब क्या है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। ये गामा में ऑर्गेनाइज की गई थी। संग्राम ऑल्सो रजिस्टर्ड द फास्टेस्ट विन
एवर बाय एन इंडियन फाइटर इन द 93 केजी डिवीजन इन द चैंपियनशिप। ठीक है, इन्होंने इसमें देखो इस तरह की जो न्यूज़ होती है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। हालाँकि इसमें बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिद्धार्थ अग्रवाल सेट्स रिकॉर्ड एज ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम इंग्लिश चैनल सोलो, यानी कि अकेले इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सिद्धार्थ अग्रवाल जो है सबसे ओल्डेस्ट इंडियन बन गए हैं। इंग्लिश चैनल बेसिकली है क्या, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो समुद्र का रास्ता है, जो पैसेज है, उसको हम इंग्लिश चैनल बोलते हैं, और ये 42 किलोमीटर का स्ट्रेच होता है। और इसको इन्होंने कंप्लीट किया है 15 आवर्स 6 मिनट में, और इनकी एज जो है 49 ईयर्स ओल्ड है ये। इंडियन टीम नेम्स अरुणाचल पीक आफ्टर दलाई लामा। अब देखो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि चाइना ने इसके ऊपर आपत्ति अपनी जताई थी, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं कि जो इंडियन टीम है वो अरुणाचल प्रदेश के पीक पे पहुंची, और उस पीक का नाम उन्होंने दलाई लामा रख दिया। हालांकि इस पीक पे पहले कोई पहुंचा नहीं था, अगर कोई पहुंचा भी होगा उसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है। तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार ये पीक पे पहुंचे हैं, और उस पीक का नामकरण उन्होंने कर दिया दलाई लामा के नाम पे। बाकी और बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें ज़रूरत नहीं है। बेसिक इंपॉर्टेंस इसमें इतना ही है, क्योंकि पहली बार पहुंचे हैं अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। नेक्स्ट है आपका योगासना हैज़ बीन ऑफिशियली इंक्लूडेड एज एन डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स इन अपकमिंग 2026 एशियन गेम्स, यानी कि 2026 के जो एशियन गेम्स होंगे उसमें योगासना को भी एज ए स्पोर्ट्स इंक्लूड किया जाएगा। ये आपकी न्यूज़ है। नेक्स्ट है आपका अवार्ड सेक्शन। अवार्ड सेक्शन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट से आपकी काफ़ी क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024, तो 5 लोगों को ये अवार्ड मिला है। इन पाँचों के नाम आपको याद रखने हैं। अब देखो, जो अवार्ड्स होते हैं ना, अगर किसी इंडियन को मिला है तो वो तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अगर किसी इंडियन को नहीं मिला है तो भी जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट है आपका मियाज़ाकी हायो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूज़ में ये रहे हैं। ये क्या है, रिनाउंड फिल्म मेकर एंड फाउंडर ऑफ स्टूडियो गिलवी है। ये जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं वो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका परविज़ा फरहान। ये इंडोनेशिया की एक एनवायरमेंटलिस्ट है एंड सोशल जस्टिस एडवोकेट हैं। नेक्स्ट है आपका कर्मा फुनतोसो, ये भूटान के हैं। ये फॉर्मर मॉन्क, स्कॉलर एंड कल्चरल प्रिजर्वेशनिस्ट हैं। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर नग्युन थी नॉक फोंग। ये वियतनाम के फिजिशियन एंड एडवोकेट फॉर एजेंट ऑरेंज विक्टिम्स। नेक्स्ट है आपका रूरल डॉक्टर मूवमेंट थाईलैंड। ये बेसिकली एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए रिवलाइजिंग रूरल हेल्थ में। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऊपर के चारों जो थे आपके इंडिविजुअल्स थे, ये यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को भी ये मिला है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी इंडियन को मिलता है तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर किसी इंडियन को नहीं मिला तो भी आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसको भी आपको, बस नाम आपको याद रखना है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना। नेक्स्ट है आपका वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती टू बी ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड। जो मिथुन चक्रवर्ती है, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है दिया जाएगा गवर्नमेंट के ओर से। इसके अलावा 2024 के अंदर ही पद्म भूषण भी इनको दिया गया था। और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया कब जाता है, तो जो नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होती है उसके अंदर दिया जाएगा, और जो 70th होगी उसमें मिथुन चक्रवर्ती को ये मिलेगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 टू 82 टीचर्स इन न्यू दिल्ली। अब देखो, इसमें 82 टीचर्स हैं, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखना है आपको कि द्रौपदी मुर्मू ने जो नेशनल टीचर अवार्ड्स है वो दिया है 82 टीचर्स को। इसी तरह से जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड होता है वो 15 नर्सेज को राष्ट्रपति भवन में दिया गया, अगेन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री विन 2024 ई गवर्नेंस गोल्ड फॉर पोषण ट्रैकर। यानी कि जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उनको ये अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। किस लिए मिला है, क्योंकि इन्होंने बनाया है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर है क्या, एक तरह से जो यूथ लाइफ्स होता है, जो बच्चे होते हैं 0 से 6 साल के बीच में, उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए पोषण ट्रैकर होता है। एक बेसिकली एक मंथली ग्रोथ मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग इनिशिएटिव है, और इसको बनाने के लिए ये अवार्ड इनको मिला है। वोखा साथी गेट्स गोल्ड अवार्ड फॉर नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस स्कीम 2023-2024। वोखा साथी क्या है, एक नागालैंड का एक इनिशिएटिव है।
इसमें क्या होता है, एक स्मार्ट एआई बेस्ड असिस्टेंट फॉर टाइमली हेल्प एंड इंटरफेस, यानी कि लोगों की हेल्प करने के लिए वोका साथी जो है बनाया गया है। इसके अंदर क्या, व्हाट्सएप चैटबॉट हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस गोल्ड अवार्ड इन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस स्कीम 2024 2025 2023 2024 एट 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, तो वो का साथी आपको याद रखना है। वो का साथी किस स्टेट से रिलेटेड है? नागालैंड से रिलेटेड है। और ये जो है स्मार्ट एआई बेस्ड असिस्टेंट है। आईसीएमआर विन यूएन अवार्ड फॉर एनसीडी कंट्रोल एफर्ट्स। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो कोविड के टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में था, हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड। किस लिए? फॉर इट्स सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन एडवांसिंग मल्टी सेक्टर एफर्ट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड द मेंटल हेल्थ इशूज। यानी कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए और मेंटल हेल्थ इशूज़ के फील्ड में काम करने के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट है आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फैसिलिटेट एक्टर चिरंजीवी एज द मोस्ट प्रोलिफिक स्टार ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अब देखो, इस तरह के न्यूज़ जो होते हैं ना, जो अवार्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आने के चांसेस तो नहीं होते, फिर भी हो सकता है आ जाए, तो हम इसको कवर कर रहे हैं। बहुत डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है। जो चिरंजीवी है, इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है इनको मोस्ट प्रोलिफिक स्टार का। अब क्या होता है मोस्ट प्रोलिफिक स्टार? डिटेल पढ़ना चाहो तो रीड कर सकते हो, बाकी इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट है आपका ध्रुवी पटेल विंस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जीत लिया है 2024 का। अब देखो, एक होता है आपका मिस यूनिवर्स, वो आपका इंपॉर्टेंट होता है, जो हम आगे कवर करेंगे इसमें। लेकिन मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नाम याद रख लो आप कि ध्रुवी पटेल ने जीता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। इसके अलावा रिया सिंघा ने जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का। इनका नाम आपको याद रखना है, अगर ये आगे जो है मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। 18 ईयर ओल्ड रिया इज़ फ्रॉम गुजरात एंड विल नाउ रिप्रेजेंट इंडिया एट मिस यूनिवर्स 2024 के लिए। नेक्स्ट है आपका फिक्की ऑनर्ड आयुष्मान खुराना एंड नीरज चोपड़ा एज ए यूथ आइकॉन्स ऑफ इंडिया। फिक्की ने अवार्ड दिया है, ऑनर किया है आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को एज ए यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लेना इसको। नेक्स्ट है आपका आईफा अवार्ड्स। आईफा अवार्ड्स क्या है? आपका इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी। इसके अवार्ड्स होते हैं, और इनके अवार्ड में बेसिकली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड ये अवार्ड्स होते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी हो सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। बेस्ट फिल्म जो आपकी एनिमल, टोटल 5 अवार्ड इसको मिले हैं। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा चोपड़ा 12th फेल के लिए। बेस्ट स्टोरी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा जयंतीलाल गाडा और हेमा मालिनी को ये दिया गया है। अचीवमेंट ऑन कंप्लीटिंग 25 ईयर्स इन सिनेमा करण जौहर। ये अपनी मर्जी से अवार्ड बनाते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका किरण राव लापता लेडीज इन इंडियाज ऑफिशियल सबमिशन टू ऑस्कर 2025। यानी कि जो किरण राव डायरेक्टेड लापता लेडीज हैं, इसको 2025 के ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। इंडिया की सबमिशन ये होंगी। जयपुर टू होस्ट 25th एडिशन ऑफ आईफा अवार्ड्स। 25th एडिशन ऑफ आईफा अवार्ड जो होंगे वो जयपुर के अंदर कंडक्ट होंगे। ये वाले जो आईफा अवार्ड्स थे, ये आपके हुए थे अबू धाबी में, 2024 वाले। नेक्स्ट है आपकी रैंकिंग। रैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, लेकिन मोस्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इंडिया की रैंक से रिलेटेड ही होंगे कि इंडिया की रैंक कितनी है। और सेकंड इंपॉर्टेंट आपका होगा कि टॉप किसने किया है रैंक को। तो सब फर्स्ट है आपका WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें जो को पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो और कॉर्नल यूनिवर्सिटी के द्वारा और इंसियाड बिजनेस स्कूल, ये सब लोग मिलकर इस रिपोर्ट को बनाते हैं। और क्राइटेरिया क्या होता है इसको बनाने के लिए? तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं वहाँ के, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट लिंकेजेस, क्रिएशन एब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड क्रिएटिव आउटपुट्स। इन सब के बेसिस पे इसको जज किया जाता है। और स्विट्ज़रलैंड जो है वो 14th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यानी कि लगातार 14 साल से टॉप पोजीशन पे है। फॉलोड बाय द स्वीडन, यूएस एंड सिंगापुर। सेकंड नंबर पे स्वीडन, थर्ड पे यूएस, फोर्थ पे सिंगापुर। और इंडिया की पोजीशन जो है 39th है। पहले इंडिया की पोजीशन जो है 2023 में 40 थी, अब 39 हो गई है। टोटल लोग कितने इसमें? तो अमंग 133 ग्लोबल इकोनॉमी।
इंडिया की पोजीशन 2015 में 81 थी, तो काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है इस इंडेक्स में इंडिया धीरे-धीरे। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी के द्वारा इसको बनाया जाता है। इंडिया की रैंक कितनी है? तो इंडिया की रैंक जो है 58th है आउट ऑफ 67 इकोनॉमी। फर्स्ट रैंक कितनी है? स्विट्ज़रलैंड की फर्स्ट है और सिंगापुर इसके बाद आता है और उसके बाद लक्ज़मबर्ग। इसमें इंडिया की पोजीशन धीरे-धीरे जो है डिक्लाइन हो रही है। पहले इंडिया की पोजीशन जो है 56 थी और 2022 की बात करें तो 2022 में 52nd थी। टैलेंट रैंकिंग का मतलब क्या है? बेसिकली क्या है कि कौन ज़्यादा टैलेंट को डेवलप कर रहा है और रिटेन कर रहा है। अब इंडिया में टैलेंट डेवलप तो होता है लेकिन रिटेन हम उतना कर नहीं पाते, काफ़ी लोग इंडिया छोड़-छोड़ के जाते रहते हैं। तो इसलिए इसमें इंडिया की जो रैंक है वो धीरे-धीरे उतनी इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। इंडिया जंप टू टियर 1 इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। अब इसमें ये एक लाइन में इतना याद रख लो कि टियर्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके, तो उसमें टियर्स बनाए हुए हैं, तो इंडिया जो है फर्स्ट ईयर में आ चुका है। द क्यूएस ग्लोबल एमबीए एंड बिजनेस मास्टर रैंकिंग। बेसिकली क्या है कि किस कंट्री की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बिजनेस प्रोग्राम है, बिजनेस प्रोग्राम का मतलब एमबीए जो प्रोग्राम है, उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे 3 आईआईएम जो हैं इंडिया के वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। कौन-कौन से? आईआईएम बैंगलोर जो है 48 पे, आईआईएम अहमदाबाद 53 पे और आईआईएम कलकत्ता 59 पे। इसके अलावा टॉप पे कौन-कौन से हैं? तो स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिज़नेस जो है यूएस का, ये टॉप स्पॉट पे बना हुआ है 5 सालों से। नेक्स्ट है आपका इंडिया सरपास जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट पावर इन द एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स का मतलब क्या है? एशिया के अंदर कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो एशिया के अंदर कंट्रीज़ हैं उसी को इंक्लूड किया जाए। एशिया के अंदर पावर की बात की जा रही है, तो एशिया के अंदर पावर की बात करें तो ये आपकी लिस्ट है पूरी। यूएस सबसे टॉप पे बना हुआ है, यूएस फर्स्ट नंबर पे, चाइना सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आ चुका है अब इंडिया और फोर्थ नंबर पे आ चुका है जापान। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और रसिया। ठीक है, ये यहाँ पे बात हो जा रही है एशिया पावर इंडेक्स के बारे में। 27 कंट्रीज़ को यहाँ पे इवैल्यूएट किया गया है। केरला हैज़ सिक्योर्ड टॉप पोजीशन इन द एफएसएआई स्टेट्स फूड सेफ्टी इंडेक्स। यानी केरला जो है वो टॉप पोजीशन पे है एफएसएसआई के स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर, और ये जो है सेकंड टाइम इन अ रो हुआ है। टॉप 5 की बात करें तो केरला सबसे नंबर 1, तमिलनाडु उसके बाद जम्मू कश्मीर, गुजरात और उसके बाद आपका नागालैंड। केरला, आंध्र प्रदेश टॉप ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिफॉर्म्स रैंकिंग। अब देखो, ये रैंकिंग काफ़ी बार न्यूज़ में रहती है, काफ़ी बार नहीं भी रहती है। लेकिन ये आपको याद रखना है, जो केरला ने है वो टॉप किया है बिज़नेस रिफॉर्मर्स रैंकिंग को। यहाँ पे आप देख सकते हो। इतना बस आपको याद रखना है, केरला ने टॉप किया है, आंध्र प्रदेश आपका सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट स्कीम। जो गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में रहती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो स्टेट्स के अंदर छोटी-छोटी स्कीम्स होती हैं उसको हम ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, जो नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसको हम कवर करेंगे। तो कैबिनेट ने जो है 7 मेजर स्कीम्स को एक तरह से अलाउ कर दिया है, ताकि जो फार्मर्स की लाइफ है, जो किसानों के जीवन है उसको सुधारने के लिए। ये सातों स्कीम के नाम आपको याद रख लेने हैं, ताकि ऑप्शंस में अगर इनके नाम आए तो उसको आप एलिमिनेट कर सको। कौन-कौन सी स्कीम है ये 7 स्कीम? पहली है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसका मतलब क्या है? इसका बेसिक काम ये है कि जो डिजिटल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और टेक्नोलॉजीज़ हो गए, उसके बेसिस से उसको यूज़ करके जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो ये आपका डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। फिर है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। क्रॉप साइंस का मतलब क्या है? बेसिकली जो क्लाइमेट रेजिलियंस होती है, ताकि क्लाइमेट रेजिलियंस का मतलब क्या है कि हम ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करें जो क्लाइमेट को ज़्यादा हार्म ना करती हो। जैसे मान लो राइस है, चावल है। चावल को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो उससे क्लाइमेट पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें यूज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को कम करने के लिए क्या हमारे क्रॉप पैटर्न्स होने चाहिए, क्रॉप साइंस क्या होना चाहिए, उसके लिए ये स्कीम बनाई गई है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज। बेसिक नाम से आपको पता लग रहा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी बनी है उसी के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनकी स्किल्स को, उनके चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए थर्ड स्कीम जो है बनाई गई है। फोर्थ है आपका सस्टेनेबल लाइव स्टॉक्स हेल्थ एंड प्रोडक्शन। लाइव स्टॉक का मतलब क्या है? जो पालतू जानवर होते हैं, जो डेयरी वगैरह के जानवर होते हैं,
गाय भैंस वगैरह, ये सारे आपके लाइव स्टॉक में आते हैं। द डिसीजन एम्स टू इंक्रीज फार्मर इनकम फ्रॉम लाइव स्टॉक एंड डेयरी। जो फार्मर की इनकम है लाइव स्टॉक से, पशुपालन से, उसको इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? बेसिकली जो फूल फल वगैरह होते हैं उनसे आपकी जो फार्मर की इनकम है उसको इंक्रीज़ करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र क्या है? फार्मर के लिए जो भी नॉलेज होती है, इनोवेशन होती है, टेक्निक्स होती हैं, उनको किसानों तक पहुँचाने पहुँचाने का काम होता है कृषि विज्ञान केंद्र का। इनका प्रोग्राम वगैरह भी आते हैं, तो उसको और इम्प्रूव किया जाएगा। 7th है आपका नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका काम क्या है? जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको बढ़ावा देने के लिए यूज़ में आएँगी। तो ये 7 स्कीम्स हैं। कहने के लिए बड़ी-बड़ी बातें, बाकी इसको आपको नाम इसके याद रखना है, ताकि ऑप्शन में अगर इस तरह से क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन-सी जो है वो 7 स्कीम्स में इंक्लूड है, कौन-सी इंक्लूड नहीं है, तो वो आपको याद रहे। तो ये 7 नाम आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट है आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टू लॉन्च एनपीएस वात्सल्य स्कीम। एनपीएस वात्सल्य स्कीम बेसिकली क्या है? कि ऐसे जो भी व्यक्ति हैं, जो भी बच्चे हैं जिनकी एज जो है 18 साल से कम है, उनके लिए एक बेसिकली पेंशन की स्कीम है। कि अभी तुम 18 साल के नहीं हुए, तुम्हें पेंशन की चिंता है अपनी, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपके लिए एक पेंशन का अकाउंट खोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एनपीएस वात्सल्य स्कीम। ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करेगा? तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, इसके अंदर इसको लाया जाएगा। और जो भी 18 साल से कम के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स उनके नाम पे इस अकाउंट को खोल सकेंगे। और जैसे ही वो बच्चा 18 साल से ऊपर होगा, उसका अकाउंट जो है नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में, न्यू पेंशन स्कीम के अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट नोट टू प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। जनजातीय का मतलब क्या है? जो आपके ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, तो ट्राइबल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो है, वो स्टार्ट किया गया है। और इसके अंदर आपको 79,156 करोड़ की स्कीम्स जो है लॉन्च की गई हैं। किसके लिए? है अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना। नाम से ही आपको पता लग रहा है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ट्राइबल कम्युनिटीज़ की अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन ऑन द लाइन्स ऑफ आईआईटी एंड आईआईएम्स। अब देखो, जिस तरह से आपके आईआईटीज़ हैं, जिस तरह से आपके आईआईएम्स हैं, उसी तरह से बोला जा रहा है कि अब हम बनाएँगे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी नॉर्मल आईआईटीज़ और आईआईएम्स होते हैं, उसके अंदर एनिमेशन को लेके, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। तो इनके ऊपर फोकस करते हुए नए इंस्टीट्यूशन जो हम बनाएँगे, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनिमेशंस। ठीक है? इसके बारे में डिटेल्स जो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो देखो, ये इमेज मैंने इसलिए ऐड की है कि इस इमेज के अंदर जो गवर्नमेंट रिलीज़ करती है पीआईबी के द्वारा, ये भी और भी न्यूज़ पोर्टल्स पे आते हैं। इसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। तो अगर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट इसके बारे में पढ़ना है, तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। व्हाइट रेवोल्यूशन, जैसा आपको पता है, व्हाइट का मतलब क्या है? मिल्क से रिलेटेड है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 जो है, वो यूनियन होम एंड कॉर्पोरेट मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका मतलब क्या है? इसका बेसिक फोकस ये है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी, जो है इसको रेगुलेट करेगी। और इससे जो होगा, इस्टेब्लिश करेगी अबाउट 56,000 न्यू मल्टीपर्पज़ डेयरी कॉम्प्लेक्सेस सोसाइटीज़। बेसिकली जो नई जैसे अमूल जो है एक सोसाइटी है, उसी तरह से नई सोसाइटीज़ जो हैं इसके अंदर बनाई जाएंगी। अंडर द स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू सेटअप विलेज लेवल मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम, चिलिंग फैसिलिटीज़ एंड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। जो छोटी छोटी सोसाइटीज़ है गांव के लेवल पे, वो बनाई जाए। इसको बढ़ावा देने के लिए वाइट रेवोल्यूशन 2.0 जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू साइन एंड रेटिफाई द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। ये तो शायद हमने पहले कवर कर लिया है। ये नेशनल न्यूज़ में हमने कवर कर लिया, तो इसको आप देख लेना। ये 2 बार यहाँ पे आ गया है। ठीक है? इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च एक पेड़ माँ के नाम ऐप। ठीक है?
एक पेड़ माँ के नाम है, बेसिकली क्या है, एक ऐप है जिसके अंदर आप एक पेड़ लगाओगे, उस पेड़ की वहाँ पे आइडेंटिफ़िकेशन हो जाएगी कि ये पेड़ जो है आपने आपकी माँ के नाम लगाया है, और उसको आप ट्रैक कर पाओगे। ठीक है? तो बेसिकली यही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है? तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू आए तो उसको आप पहचान सको। एक पेड़ माँ के नाम ऐप जो है, आप एक पेड़ लगाओगे, उसकी आइडेंटिफ़िकेशन जो है उस ऐप के थ्रू हो सकती है। नेक्स्ट आपकी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, इसमें हम डिफेंस एक्सरसाइज़ेज़, मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ उसको कवर करेंगे, और कुछ और डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ होती है तो उसको भी हम इसी के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे ओमान के साथ 2 एक्सरसाइज़ हुई है। एक तो आईएएफ, आईएएफ का मतलब क्या है, इंडियन एयर फ़ोर्स। इंडियन एयर फ़ोर्स की एक्सरसाइज़ हुई है ब्रिगेड 7, ठीक है, ओमान के अंदर। इसके अलावा इंडिया ओमान की जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ है, अल नजफ़ 5, ये भी हुई है। तो जो ये वाली एक्सरसाइज़ है अल नजफ़ 5, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालाँकि ये जो ब्रिगेड 7 है, इसको भी आपको याद रखना है, ईस्टर्न ब्रिगेड 7। ये आपकी एयर फ़ोर्स की थी और ये आपकी मिलिट्री की है। और डिटेल में पढ़ना तो इसको आप ज़ूम करके यहाँ से पढ़ सकते हो। कहाँ पे हुई है? तो ये आपकी ओमान के अंदर हुई है। जो लास्ट एडिशन था वो आपका महाजन राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट है आपका इंडिया कजाकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद, केएज़ेड से कजाकिस्तान और आईएनडी से इंडिया। काजिंद जो है 2024, वो हुई है औली में, ठीक है। 8th एडिशन था इसका। इसके अलावा जो लास्ट एडिशन था इसका, वो अटर में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। इंडिया और यूएसए, अब देखो ये ना आपके स्टैटिक का पार्ट भी है कि इंडिया यूएसए के बीच की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, इंडिया कजाकिस्तान के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, मंथली आप कवर करो, या तो आप एक पूरी लिस्ट निकालो, उसको आप याद कर लो कि इंडिया यूएस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, इंडिया ओमान के, इंडिया यूएई, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जापान। तो हर कंट्री की मिलिट्री एक्सरसाइज और एयरफोर्स एक्सरसाइज का एक पर्टिकुलर नेम है, हर साल उसी नाम से उसको बोला जाता है। तो आप उसको स्टैटिक के अंदर भी कवर कर सकते हो और करंट अफेयर के अंदर भी इसको कवर कर सकते हो। तो इंडिया यूएसए की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है युद्ध अभ्यास। और ये युद्ध अभ्यास जो है इस बार करवाई गई है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर एक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, उसके अंदर इसको करवाया गया है। और ये एक्सरसाइज जो होती है वो एनुअली होती है 2004 से। नेक्स्ट है आपकी तरंग शक्ति एक्सरसाइज। ये तरंग शक्ति शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया में करवाई गई है, और ये जो है इंडिया की लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज है, और इसके अंदर 51 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। 2 फेज़ में ये एक्सरसाइज करवाई गई थी। फेज़ 1 के अंदर कुछ कंट्रीज जो थी वो थी फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, ये सब पार्टिसिपेट इसके अंदर, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। और जो फेज़ 2 थी वो जोधपुर के अंदर हुआ था, और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, यूएई, यूएसए, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो सितंबर के मंथ में हुई हैं। अब देखो और भी छोटी-मोटी एक्सरसाइज होती रहती हैं, जो इंडिया के अंदर भी होती हैं, और भी कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको मैंने इसमें कवर नहीं किया है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली सिर्फ़ उन्हीं न्यूज़ को कवर यहाँ पे किया जा रहा है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेसिक मोटिव ये है कि अगर मान लो मैं आपको 150 पेज की पीडीएफ दे दूँ और बोलूँ कि इसमें तो सारे न्यूज़ मैंने कवर कर दिए, लेकिन एग्ज़ाम के एंड में जब एग्ज़ाम आपका आएगा, 12 महीने की आपकी 150 पेज की पीडीएफ होंगी, 1500 पेज हो गए, आप कैसे उसको रिवाइज़ करोगे? तो वो उतना फ्रूटफुल होता नहीं है। तो ये जो है, ये पीडीएफ आपकी 22 पेजेज़ की है, वो भी मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है, इसलिए 22 पेजेज़ है। फ़ॉन्ट का साइज़ अगर छोटा कर दूँ तो 12-15 पेज में निपट जाएगा। लेकिन ये आप रिवाइज़ कर पाओगे मल्टीपल टाइम्स। एग्ज़ाम के पहले भी आप इसको एक बार रिवाइज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका पर्सनैलिटीज़। पर्सनैलिटीज़ में फर्स्ट न्यूज़ है आपकी, इंडियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टर मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को नेम किया गया है टाइम मैगज़ीन एज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंशियल पीपल इन टेक्नोलॉजी एंड एआई। जो टाइम मैगज़ीन की एक लिस्ट आई है जिसके अंदर एआई के अंदर 100 जो सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उसकी लिस्ट आई है, उसके अंदर अश्विनी वैष्णव का नाम भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, क्यों इंक्लूड किया गया? अंडर हिज लीडरशिप इंडिया इज होपिंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी फोकस इंडिया में इस बात पे किया जा रहा है कि इंडिया जो है सेमीकंडक्टर की फील्ड में आगे बढ़े। तो ये बोला जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में हम कंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में टॉप 5 में आ जाएँगे।
तो इसके अंदर जो सारा काम है वो अश्विनी वैष्णव जो है वो इसको लीड कर रहे हैं, इसलिए इनको इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आपकी आतिशी मरलेना, इनको नई दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, केजरीवाल ने रिज़ाइन कर दिया है, तो ये इसकी न्यूज़ है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है कालका जी है। इसके अलावा थर्ड फीमेल चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की। इनके पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जो है फीमेल चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। नेक्स्ट है आपका रणधीर सिंह बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज ओसीए प्रेसिडेंट। ठीक है, ओसीए क्या है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओसीए के प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है रणधीर सिंह को, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो रणधीर सिंह थे, इसके पहले इंडियन ओलंपिक कमेटी के भी चेयरमैन रह चुके हैं। नेक्स्ट है आपका सीपीआईएम जनरल सेक्रेटरी एंड फॉर्मर राज्यसभा एमपी सीताराम येचुरी। इनका निधन हो गया है और ये 72 साल के थे, तो ये आपको याद रखना है। सीपीआईएम, एम का मतलब है यहाँ पे मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो इनके इनके लीडर थे आपके सीताराम येचुरी। काफ़ी आपने न्यूज़ में या फिर पार्लियामेंट में इनको देखा होगा। इनका निधन हो गया, तो ये आपको याद रखना है। अगर इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके कि रिसेंटली सीताराम येचुरी पास्ट अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो उसमें आ जाएगा पॉलिटिक्स, सिंगिंग, बॉलीवुड या स्पोर्ट्स। तो आपको याद रखना है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है किस फील्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुशील कुमार सिंधे। ये आपके फॉर्मर होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनकी बुक आई है, एक तरह से ऑटोबायोग्राफी आई है, जिसका नाम है 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स। ये आपको याद रखना है, ये कवर पेज है। ये बस आपको नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका सोमनाथ रिलीज कॉफ़ी टेबल बुक ऑन इसरो ब्रॉट आउट बाय द हिंदू। सोमनाथ आपको पता है, ये इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं और इनके द्वारा एक बुक लाई गई है, कॉफ़ी टेबल बुक ऑन इसरो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्यूरेटेड बाय टी एस सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है आपके ब्रायन लारा, बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर हैं। इनकी भी एक बुक आई है, लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स अ क्रिकेट लेजेंड बुक। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रेड अवेयरनेस पे। अब देखो, ट्रेड अवेयरनेस एक टॉपिक ऐसा है जो आपके एग्जाम स्पेसिफिक है, और बाकी किसी एग्जाम्स में ट्रेड अवेयरनेस के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आपके एग्जाम में स्पेसिफिक टॉपिक दिया हुआ है ट्रेड अवेयरनेस का, तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी ट्रेड से रिलेटेड उसको हम कवर करेंगे। इंडिया एंड रशिया आर लाइकली टू इंट्रोड्यूस डायनामिक रेफरेंस रेट। डायनामिक रेफरेंस रेट का मतलब क्या है? बेसिक क्या होता है कि जब दो कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं तो कोई करेंसी होनी चाहिए ट्रेड करने के लिए। कोई ऐसी करेंसी होनी चाहिए जो दोनों कंट्रीज के लिए यूज़फुल हो। जैसे मान लो, डॉलर जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट की जाती है। आप डॉलर लेके जाओगे, किसी भी कंट्री से आप कोई भी सामान खरीद सकते हो। अब क्योंकि रसिया डॉलर यूज़ कर नहीं सकता, तो इसके लिए इंडिया और रसिया ये सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो ट्रेड करेंगे उसकी हम सेटलमेंट कैसे करेंगे, पैसे हम किस तरह से देंगे। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जा रही हैं। उसी में से एक है डायनेमिक रेफरेंस रेट। डायनामिक रेफरेंस रेट का मतलब क्या है? हम इंडियन रुपी और रशियन रूबल, रसिया की जो करेंसी है वो रूबल है, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस करेंगे टू मेक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कंट्रीज ईजियर टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ यूएस सेंक्शन ऑन रसिया। यूएस के जो सेंक्शन लगे हुए हैं रसिया के ऊपर, जिससे वो डॉलर यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। रेफरेंस रेट का मतलब क्या होता है? अ रेट यूज टू कैलकुलेट करेंसी एक्सचेंज। एक्सचेंज रेट इज अ रेट इन विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। यानी कि इंडियन रुपी की वैल्यू रूबल के मुकाबले में कितनी होगी, उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा, उसको फिक्स करने के लिए डायनामिक रेफरेंस रेट का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका मिनिमम इंपोर्ट प्राइस एक्सटेंडेड फॉर 5 कैटेगरीज फॉर ऑफ नेटेड फैब्रिक। नेटेड फैब्रिक का मतलब जो सिले हुए फैब्रिक्स हैं, उसके लिए जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है वो एक्सटेंड कर दिया गया 5 कैटेगरीज के अंदर। द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज़ एक्सटेंडेड द मिनिमम इंपोर्ट प्राइस ऑन 5 कैटेगरीज ऑफ नेटेड फैब्रिक्स टिल December 31 इन अ मूव टू कर्व फैब्रिक इंपोर्ट्स को कम करने के लिए ये डिसीजन जो लिया गया है। हालाँकि ये जो है, अगर कोई ऐसी फैब्रिक है जिसकी वैल्यू $3.5 पर केजी या उससे ज़्यादा है, तो उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जो ऐसे फैब्रिक है जो सस्ते रेट पे इंडिया में घुसाए जा रहे हैं चाइना के द्वारा, चाइना क्या करता है, बहुत सस्ते फैब्रिक इंडिया में एक्सपोर्ट कर देता है। उससे जो लोकल, जो हमारे फैब्रिक मेकर्स हैं, जो उनकी फैक्ट्रीज़ वगैरह, जो मिल्स वगैरह हैं, उनको काफ़ी वहाँ पे लॉस होता है, कि वो उतना सस्ता प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो इसको कर्व करने के लिए इंडिया ने जो मिनिमम एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइस है, वो एक्सटेंड कर दिया है 5 कैटेगरी ऑफ नेटेड फैब्रिक्स तक। ठीक है, आप बोलोगे इस तरह की न्यूज़ में एग्ज़ाम में थोड़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आप 2023 का पेपर देखना, उसमें एग्ज़ैक्टली इसी तरह की न्यूज़ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो है, बाकी एग्ज़ाम्स में इस तरह की न्यूज़ पे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ट्रेड अवेयरनेस के अंदर आ सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका लीगल अवेयरनेस। अब लीगल अवेयरनेस में देखो जो हार्ड कोर लीगल न्यूज़ हैं, वो आपके इस एंट्रेंस में नहीं आती, ठीक है? कुछ जो जनरल न्यूज़ होती हैं, जो लीगल की फ़ील्ड की हैं, लेकिन इन जनरल भी न्यूज़ में रहती है। जैसे आपका कुछ न्यूज़ तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, वो आपका एक तरह से लीगल के अंदर आ सकता है। जो 23rd लॉ कमीशन है, वो भी आपका लीगल अपडेट्स के अंदर ही है। तो इस तरह के न्यूज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बाकी जो कुछ बचे हुए हैं, उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। फर्स्ट है आपका अपराजिता बिल, बंगाल एंटी रेप बिल। आपको पता है, जो अभी रेप केस हुआ था बंगाल के अंदर, उसको देखते हुए जो ये अपराजिता बिल है, वो बंगाल के अंदर लाया गया है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद। तो इसके की प्रोविजंस कुछ आपको याद रखने चाहिए। पहले जो है डेथ पेनल्टी फॉर रेप, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, अपराजिता टास्क फोर्स, स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। जो ऐसे ऑफेंडर्स हैं जिन्होंने बार बार ऑफेंस कर रहे हैं, तो उसके लिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट जो है या पेनल्टीज जो है वहाँ पे होंगी। प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम आइडेंटिटीज, जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा, उसकी प्रोटेक्शन की इसमें प्रोविजन दिए गए हुए हैं। और पेनल्टी फॉर डिलेइंग जस्टिस, अगर कोई जानबूझ के जस्टिस में डिले कर रहा है तो उसके लिए पेनल्टीज का प्रावधान भी इसमें किया गया है। नेक्स्ट है आपका वॉचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज़ अ क्राइम। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू सामने आया है कि अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कंज्यूम कर रहा है, देख रहा है, तो वो भी अपने आप में क्राइम है। उसको सर्कुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये इंटरप्रिटेशन थी कि अगर कोई व्यक्ति इसको सर्कुलेट कर रहा है तो वो ही क्राइम है, लेकिन अब इसको क्लियर कर दिया गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना भी क्राइम है। यहाँ पे ध्यान रखो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात हो रही है, इन जनरल पोर्नोग्राफी की बात नहीं हो रही, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की स्पेसिफिक यहाँ पे बात हो रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक यहाँ पे एक केस के अंदर ये बोला गया था कि डाउनलोडेड द मटेरियल फॉर प्राइवेट व्यूइंग, इट वाज नॉट पब्लिश्ड और ट्रांसमिटेड। जो वहाँ पे अक्यूज था उसने उसको डाउनलोड किया था, लेकिन पब्लिश या ट्रांसमिट नहीं किया था। तो कोर्ट ने वहाँ पे बोला मेयर डाउनलोडिंग एंड वॉचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज नॉट एन ऑफेंस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को सेटिसाइड कर दिया और यहाँ पे बोला वॉचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर द इंटरनेट विदाउट डाउनलोडिंग वुड ऑल्सो अमाउंट टू पोजिशन ऑफ सच मटेरियल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। जो पॉक्सो एक्ट है उसके अंदर इसको ऑफेंस माना जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि वॉचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इट सेल्फ इज़ अ क्राइम। तो ये आपके सारे जो सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इस पीडीएफ को आप चाहो तो प्रिंट करके इसको रीड कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है, मोबाइल से एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है तो प्रिंट करवा लो। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो आराम से इसको आप सॉफ्ट कॉपी में भी देख सकते हो। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आएगी कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी हमें, तो ये कोर्स ऑलरेडी मैंने लॉन्च किया हुआ है। ₹1 का आपको इसमें पे करने हैं। ₹1 भी इसलिए हैं क्योंकि लिस्ट करने के लिए कुछ यहाँ पे अमाउंट देना पड़ता है। इसके अंदर ये करंट अफेयर वीडियो की आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये हिंदी में भी आप देख सकते हो, हिंदी में भी ये पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी। और इस पीडीएफ के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। जिस पे भी आप, जैसे मान लो आपको डायरेक्ट आपको लीगल लीगल अवेयरनेस पे जाना है, तो डायरेक्ट लीगल अवेयरनेस पे आप जाओगे तो वहाँ पे आप सीधा उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को और इसको रीड कर सकते हो। इसके अंदर आपको मंथली करंट अफेयर के टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। और टेस्ट के अंदर ज़रूरी नहीं है जो मैंने करंट अफेयर में कवर किया है सिर्फ उसी से क्वेश्चन हो। 2-4 टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि कवर करवा देना चाहिए, तो उसको मैं टेस्ट के अंदर इंक्लूड कर देता हूँ। इसके अलावा किसी को टेस्ट सीरीज़ या फिर कोर्स परचेज़ करना है, तो वो परचेज़ कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है दिवाली का, वो कैसे आपको लेना है, वो आपको मैं अभी आगे बता दूँगा। टेस्ट सीरीज़ के अंदर की बात करें तो इसके अंदर 20 फुल एंड टेस्ट, 5 सेक्शनल टेस्ट, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज़ टेस्ट, मंथली करंट अफेयर टेस्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ऑनलाइन सीवीटी मोड में, डिटेल सॉल्यूशन, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी कोर्स अगर आप परचेज़ करते हो तो कोर्स के अंदर पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा सीओक्यूपी 11 का, और मॉक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। मॉक्स आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दिवाली का डिस्काउंट अभी आप चल रहा है। ऐप या वेबसाइट कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ये आपको कूपन कोड यूज़ करना है दिवाली 20, ये कूप सॉरी दिवाली 50। ये कूपन कोड आप यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट 50%। और ये आपका 31 अक्टूबर तक एप्लीकेबल है। तो अगर किसी को परचेज़ करना है तो 31 अक्टूबर के पहले पहले आप इस कूपन कोड का यूज़ करके परचेज़ कर सकते हो। कहाँ से परचेज़ करोगे? वेबसाइट, ऐप, कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, या फिर ये क्यूआर कोड दिया गया है, इससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा किसी को और कोई क्वेरी है तो ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो
आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। दिवाली डिस्काउंट अभी चल रहा है तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। डिस्काउंट के बाद आपको कितना प्राइस पड़ेगा, तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये आपको पड़ेगी 750 के अराउंड, अराउंड 755 में ये टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। और जो ये कोर्स है ये आपको अराउंड 3505 में आपको मिलेगा। ठीक है, तो 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, इसको आप यूज़ कर सकते हो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। बाकी आपके जो कमेंट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको वीडियो कैसी लगी वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड।